आप सभी का स्काई हिंदी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से हम लोग आए हैं पद्य भाग, जो एक क्लास में हम लोग पढ़े थे और कुछ बच गया था, उसी को हम लोग 12th क्लास की दिगंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और उस दिन हम लोग कवित्त तक पढ़ लिए थे। कवित्त जो है भूषण का, कवित्त तक भूषण तक हम लोग पढ़ लिए थे और जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद आज शुरू करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में यदि हम कहें कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, अब इनके जीवन परिचय के बारे में हमको पढ़ना है। तो इनका जन्म कहें तो जन्म है 1889 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी। जन्म हुआ 1889 और मृत्यु हुई 1937 में। कहाँ पर? तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में इनका जन्म हुआ था। और इनका कहा जाता है कि सुंघनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, पिता देवी प्रसाद साहू और पितामह कौन थे? शिवरत्न साहू पितामह थे। उसके बाद इनकी भाषा खड़ी बोली है। भाषा की बात करें तो शुरू में ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की है, लेकिन प्रमुखता किसकी है? खड़ी बोली की। खड़ी बोली में इनकी अधिकतर रचनाएं मिलती हैं और ये छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। और इनका बचपन का नाम कहें तो बचपन का नाम क्या था? झारखंडी था। बचपन का नाम झारखंडी था। उसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में यदि हम कहें तो ये जो है इनकी एक पत्रिका है, इंदु पत्रिका भी इनकी एक है, इंदु पत्रिका, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1909 में। कहाँ से? वाराणसी से। उसके बाद इनकी रचनाएं, तो इन्होंने काव्य भी लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद को बहुत ही इम्पॉर्टेंट में पढ़ा जाता है। और इनका प्रथम काव्य संग्रह यदि कहें तो चित्राधार। प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए, जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? चित्राधार कब? 1918 में। 1918 में चित्राधार, 1909 में चित्राधार। और ये चित्राधार ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है। ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है चित्राधार। उसके बाद इनके
काव्य संकलन की बात करें तो काव्य आपकी किताब में दिया है काव्य संकलन। काव्य संकलन में इनका झरना, झरना, आंसू, लहर, झरना, आंसू, झरना 1918 में, आंसू 1925 में और लहर 1933 में है। लहर 1933 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ। आतुकांत रचनाएं में महाराणा का महत्व। आतुकांत रचनाएं पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की आतुकांत रचनाएं। आतुकांत रचनाएं में जयशंकर प्रसाद की महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, करुणालय, करुणालय और प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, ये आतुकांत रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य में यदि पूछा जाए तो प्रबंध काव्य में इनकी प्रबंध काव्य में एक ही रचना कामायनी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935। अब कामायनी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बाद। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 35-36 दोनों मिलता है, 35 लगाएंगे। अब जो है नाटक में हम यदि बात करें कि नाटक इनका कौन सा है, तो नाटक जयशंकर प्रसाद का सज्जन कल्याणी पड़े, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद सज्जन आपकी किताब में नहीं दिया है, तो सज्जन भी इनका नाटक है। सज्जन, कल्याणी पड़े, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। देखिए एक एक करके। कल्याणी परिणय 1912। उसके बाद प्रायश्चित 1914। प्रायश्चित 1914। उसके बाद राजश्री 15, विशाख 29। राजश्री 15 में है, राजश्री 1915, विशाख 1929। उसके बाद कामना 27, 1927। उसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। उसके बाद स्कंदगुप्त 26, एक घूंट 28। स्कंदगुप्त 1926, एक घूंट 1928। और चंद्रगुप्त 31, चंद्रगुप्त 1931। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी 33। इनकी रचनाओं से एक या दो प्रश्न निश्चित है। इनकी रचनाओं के बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे, इन्होंने उपन्यास लिखा 3। कितने उपन्यास? 3। कंकाल, तितली, इरावती। 3 उपन्यास में इरावती आपका अपूर्ण है, ठीक, अपूर्ण है, और 1940 में इसकी रचना कर रहे थे। और कंकाल 29, कंकाल का रचना 1929 में, तितली 1934 में। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका जो नाटक इनका है, नाटक में आपका एक घूंट जो नाटक है, ये नाटक नहीं एकांकी की श्रेणी में आता है।
जयशंकर प्रसाद ने एक ही एकांकी लिखी है, एक खूंट, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाटक इनका स्कंदगुप्त एक है, ऐतिहासिक, और चंद्रगुप्त। इन्होंने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, और ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है, और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1940 में लिख रहे थे, पूरा नहीं कर पाए। और इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखा है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती अपूर्ण 1940। उसके बाद काव्य संकलन में झरना 18, आंसू 25, लहर 33। आतुकांत रचनाएं महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक। करुणालय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। करुणालय इनकी ऐसी रचना है जो क्या है, शोक गीत की श्रेणी में आती है। करुणालय जो है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम शंभुरतन साहू था, शंभुरतन। उसके बाद इनके बारे में इतनी ही जानकारी। और ये आधुनिक काल के छायावादी में आते हैं। आधुनिक काल में आते हैं, और ये आधुनिक काल के छायावाद में आते हैं। छायावाद का इनको प्रवर्तक कहा जाता है। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1937 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सुघनी साहू परिवार। सुरती तंबाकू का व्यवसाय करने के कारण इनके परिवार को सुघनी साहू परिवार कहा जाने लगा। उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, पितामह शिवरत्न साहू, और बड़े भाई का नाम शंभुरतन साहू। इनकी भाषा ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली है। ब्रज भाषा थोड़ा मोड़ा 1-2 रचनाएं ब्रज भाषा में मिलेंगी, जैसे आपका चित्राधार हो गया, ये ब्रज भाषाओं की कविताओं का संकलन है, चित्राधार। उसके बाद खड़ी बोली में ही इनकी अधिकतर रचनाएं मिलेंगी। आधुनिक काल खड़ी बोली का ही काल है। उसके बाद इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। बचपन का नाम इनके झारखंडी था, और इनका प्रथम काव्य संग्रह चित्राधार 1909 में ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। उसके बाद इनकी पत्रिका एक है इंदु, 1909 में प्रकाशित हुई। इन्होंने काव्य लिखा, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, निबंध लिखा। उसके बाद इनके काव्य संकलन पर आते हैं, तो काव्य संकलन में इनकी झरना जो छायावादी रचनाएं हैं, झरना है 1918, आंसू 1925, लहर 1933। उसके बाद आतुकांत रचनाएं में महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, ये 3 रचनाएं। उसके बाद प्रबंध काव्य में कहें तो कामायनी है 1935 या 36, इसका प्रकाशन वर्ष है 35 सन। ठीक। नाटक में कल्याणी परिणय 1912, प्रयाश्चित 14, राजश्री 1915, विशाख 1929, कामना 1927, जन्मेजय का नाट्यक 1926, स्कंदगुप्त 1926, एक खूंट एकांकी 1928, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामिनी 33। अंतिम नाटक पूछा जाए तो ध्रुव स्वामिनी, एकांकी पूछा जाए तो एक खूंट, और ऐतिहासिक नाटक ही इन्होंने ज़्यादातर लिखा है। उसके बाद उपन्यास में 3 उपन्यास, कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1940, अपूर्ण उपन्यास। बस उसके बाद इनका जो है पढ़ना है कामायनी के बारे में। कामायनी के बारे में थोड़ा था विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कामायनी के बारे में थोड़ा सा देखिए। कामायनी के बारे में यदि कहें तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले ध्यान रखना है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 विकल्प में रहेगा, या 1936, दोनों अगर रहता है तो 35 को लगाएं। अब देखिए, इसको कहेंगे कि ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, ये हम बता चुके हैं। उसके बाद ये इसमें
15 सर्ग हैं, 15 भाग हैं। उसके बाद 15 सर्ग, ये इनका महाकाव्य है, महाकाव्य है इनका, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। यदि पूछा जाए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो विकल्प में 4 विकल्प रहेंगे, तो कामायनी इनका एक ही महाकाव्य है। उसके बाद 15 सर्ग कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। चिंता से शुरू होता है और आनंद पर आकर के खत्म होता है। तो ये इनके 15 सर्ग हो गए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। उसके बाद इसमें जो पात्र हैं कौन कौन से, मनु है, ईड़ा है, श्रद्धा है, कुमार है, कुमार है। कुमार जो है मनु का पुत्र कुमार है। उसके बाद मनु मानव का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, और श्रद्धा हृदय का प्रतीक। ठीक। उसके बाद बस अब जो है कामायनी के बारे में हो गया। उसके बाद अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, क्या नाम है, तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया। ये आपका श्रद्धा सर्ग यहाँ पर देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है ये कामायनी से ली गई है। कामायनी एक महाकाव्य, इसी से ये कविता ली गई। तो इसमें क्या होता है कि तुमुल कोलाहल कलह में जो श्रद्धा एक नायिका है इसकी, जो स्वयं को कामायनी लेखक कहता है, जो कहता है, लेखक कह रहा है कि जो श्रद्धा है वही कामायनी है। और इसमें जो श्रद्धा है, कविता में जो श्रद्धा है वह आत्मगान प्रस्तुत करती है। जो स्वयं कामायनी है वह आत्मगान अपना प्रस्तुत करती है और श्रद्धा ही गाती है। और इसमें जो है अपना विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है श्रद्धा, कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। श्रद्धा अपना परिचय देती है, अपने सत्तासार का व्याख्यान करती है श्रद्धा, जो हृदय का प्रतीक है। उसके बाद यही जो प्रकारांतर यानी बाद में यही जो महिमा गान है, यही नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है श्रद्धा का। यही इसमें जब हम लोग कविता को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग सीधे कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। लेखक और कविता के बारे में सारी जानकारी हो गई। अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले पाठ की शुरुआत करते हैं। तो अगले पाठ में है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में समझेंगे तो इनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 को और मृत्यु हुई 15 फरवरी 1948।
तो केवल आप सन याद रखिए 1904 और 1948। उसके बाद जन्म इनका निहालपुर इलाहाबाद, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के निहालपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हुई थी इनकी मृत्यु। उसके बाद इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जैसे इन्होंने काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, वैसे इनके पति लक्ष्मण सिंह भी कुली प्रथा और गुलामी का नशा 2 रचनाएं लिखी थीं और दोनों रचनाएं अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। अंग्रेजों के विरोध में लिखी गई थी, अंग्रेज शासन के विरोध में लिखी गई कुली प्रथा और गुलामी का नशा, ये दोनों रचनाएं अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, नष्ट कर दी गई थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान उत्तर छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में आती हैं। छायावाद के बाद की धारा और प्रगतिवाद के पहले की धारा को उत्तर छायावाद कहते हैं। और उत्तर छायावाद के 2 भाग, प्रणय मूलक काव्य धारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान आते हैं। और इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो कृतियाँ के बारे में कहा जाए तो मुकुल और त्रिधारा इनके 2 कहानी संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं। मुकुल 1930 में, जिस पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया पुरस्कार इनको दिया गया। कौन सा पुरस्कार? सेक्सरिया पुरस्कार। ये देखिए, सेक्सरिया, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। एक मुकुल है जो 1930 में, त्रिधारा है, ठीक। कहानी संग्रह बिखरे मोती, सभा का खेल, 2 कहानी संग्रह। और इनका जो है केवल 4 रचनाएं इनकी याद रखना है। मुकुल, त्रिधारा, मुकुल पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया पुरस्कार, और कहानी संग्रह बिखरे मोती, सभा का खेल। उसके बाद इनकी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग है, जो कहाँ से ली गई है? मुकुल से ली गई है। कहा जाता है कि पुत्र वियोग जो कविता है, जो शोक गीत की श्रेणी में आती है, शोक गीत की दूसरी कविता कही जाती है हिंदी साहित्य की। प्रथम कविता यदि कहें तो निराला की सरोज स्मृति शोक गीत की श्रेणी में आती है, निराला की सरोज स्मृति शोक गीत की श्रेणी में आती है। और दूसरे नंबर पर यदि कोई कविता शोक गीत की श्रेणी में आती है तो वह पुत्र वियोग है, किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। बस इनके बारे में यही बस इतना पढ़ना है। और जब हम लोग पुत्र वियोग पढ़ेंगे तो एक लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान एक पुत्र के मर जाने पर, पुत्र के खो जाने पर एक माँ की ममता को उजागर किया है कि माँ की ममता के प्रति कैसा भाव होता है, कैसा उसके प्रति प्रेम होता है पुत्र के प्रति, उसको उजागर किया है पुत्र वियोग में। इसकी विषय वस्तु है यही। उसके बाद अगले कवि आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म हुआ 1911 में, मृत्यु हुई 1993, 11 और 93। वहाँ पर 1904 और 1948 में किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान। 1889 से 1937 किसका पढ़े? तो जयशंकर प्रसाद। 1889 से 1937, 1904 से 1948 सुभद्रा कुमारी चौहान, और 1911 से 1993 किसका? तो शमशेर बहादुर सिंह। और 1911 में ही अज्ञे का भी जन्म हुआ था, और 1911 में ही केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद माता इनके शमशेर बहादुर सिंह की माता का नाम प्रभुदेवी और पिता का नाम तारीब सिंह, और इनका जन्म देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। जन्म उत्तराखंड के देहरादून में। और शमशेर बहादुर सिंह को एक उपनाम कवियों के कवि कहे जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि कहे जाते हैं। और ये दूसरा सप्तक जो आज्ञे के द्वारा प्रकाशित तार सप्तक है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तार सप्तक को प्रथम तार सप्तक नहीं कहा गया, तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। उसके बाद दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। दूसरा सप्तक 51। उसके बाद 51 के बाद तीसरा सप्तक 59 और चौथा सप्तक
79 तो 43, 51, 79, 59, 79 ये अज्ञेय के द्वारा सप्ताह प्रकाशित है। इसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवि हैं। 7 चौक 28 कवि इसमें आते हैं। तार सप्तक में 7 कवि, दूसरा सप्तक में 7 कवि, तीसरा सप्तक में 7 कवि और चौथे सप्तक में भी 7 कवि। यदि पूछा जाए तार सप्तक के कवियों की संख्या टोटल कितनी है तो 28 और पूछा जाए तार सप्तक में कितने कवि आते हैं तो 7। दूसरा सप्तक में कितने कवि 7, तीसरा सप्तक में कितने कवि 7, चौथा सप्तक में कितने कवि 7। उसके बाद इनकी रचनाएं के बारे में देखा जाए तो कुछ कविताएं, ये कविताएं रचनाएं, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता 80, बात बोलेगी 81, काल तुझसे होड़ है मेरी 82, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश में। देखिए इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रचना कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं के बाद चुका भी नहीं हूँ मैं, इसको नहीं भूलना है, इतने अपने पास और उदिता, चुका भी नहीं हूँ मैं, इसको नहीं भूलना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रचनाएं। उसके बाद काल तुझसे होड़ है मेरी 82 में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रचना और बात बोलेगी। उसके बाद इनकी कविताओं का संग्रह, प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह किसने किया, संपादक किसने किया, डॉक्टर नामवर सिंह ने किया। और आपकी पाठ्य पुस्तक में इनकी कविता उषा उषा है और उषा इनकी कहानी कविता संग्रह कुछ कविताएं से ली गई हैं। उषा कविता को हम लोग पढ़ेंगे और उषा के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि इसमें उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसमें। और उषा जो सवेरे का समय होता है, जो भोर का समय होता है, उसको उषा समय कहते हैं और उसी को कवि जो है अपनी कविताओं में इंगित किया है कि उषा के समय का नभ जो आकाश है वह कैसा प्रतीत होता है। सवेरे के टाइम, सवेरे के समय यानी सुबह का जो उषा प्रातः काल के पहले की जो किरण रेखा यानी सवेरा होता है उसको उषा काल कहते हैं। और उस उषा काल में कवि यह दिखाना चाहता है कि क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद हम लोग इसको समझ लिए, इसके बाद हम लोग समझेंगे अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को और निधन 11 सितंबर 1964 को। 1917 में जन्म हुआ, 1964 में मृत्यु हुई। कहाँ पर जन्म स्थान, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। माता का नाम पार्वतीबाई एवं माधव राज मुक्तिबोध, पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध था। और इनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं इसको देखा जाए तो तार सप्तक के एक कवि के रूप में ये भी आते हैं और ये तार सप्तक में आते हैं, यानी जो पहली बार 1943 में तार सप्तक का संपादन अज्ञेय किया उसमें आते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की के 2 कविता संग्रह हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा है भूरी भूरी खाक धूल। 2 कविता संग्रह है, चाँद का मुँह टेढ़ा है भूरी भूरी खाक धूल। और कहानी संग्रह इनका काठ का सपना, विपात्र सतह से उठा आदमी। ये कथा साहित्य या कहानी संग्रह इनका है, काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी आलोचना है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जिसका नया संस्करण अब कुछ परिवर्तित रूप में, यानी 2 आलोचना। कामायनी एक पुनर्विचार, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना कामायनी एक पुनर्विचार, यानी कामायनी के बारे में एक अपना ये विचार प्रस्तुत करते हैं। यह आलोचना है इनकी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी आलोचना है। और उसके बाद मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में नेमचंद जैन के द्वारा संपादित राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। यानी इनकी जो मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में इनकी रचनाओं का नेमचंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवाद में आते हैं, प्रयोगवाद में। उसके बाद इनकी जो है मुक्तिबोध प्रयोगवाद में आते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि कहे जाते हैं। और इनकी जो कविताएं हैं
कहा जा रहा है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता है इनकी जन जन का चेहरा एक। तो जन जन का चेहरा एक इनकी कविता, ये जो कविता है ये चाँद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह से लिया गया है। और यहाँ पर जो कवि है अपनी संप्रेषण जटिल सुगम है, और यहाँ पर ये लंबी कविताएं ही लिखते थे और ये एक लंबी ही कविता है। और इसमें जो कवि है सब प्रकार से कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक, यानी सभी लोगों का चेहरा एक जैसा है, यानी जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश और प्रांत में जो कोई भी है सभी का चेहरा एक जैसा। ये कवि कह रहा है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका के भिन्न भिन्न निवास करने वाले वास स्थान के लोग, सभी लोगों का चेहरा एक जैसा ही है। केवल अलग हम भारत के हैं, अमेरिका के हैं, एशिया के हैं, तो इस तरह से हम अलग हैं, लेकिन सभी के चेहरे क्या हैं, एक जैसे हैं, कवि ये प्रतीत कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग बस इतना इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अगले कवि रघुवीर सहाय को। ठीक, धन्यवाद।